हम की चर्चा करते हैं। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा से बात करते हैं। आज उनसे जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है। और गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। वैसे पहला सवाल तो आप गैस ही कर गए होंगे, क्योंकि आपका जो एक बहुत वायरल हुआ था कि इंडिगो इंडिगो क्यों बना। क्या उस थीसिस पर अब एक रिस्क ओपन हुआ है एज एन इन्वेस्टर? क्या अब एक रीथिंक की ज़रूरत है इंडिगो पर, या इस गिरावट में आप मौके ढूंढेंगे पोजीशन रीलोड करने के लिए या और ऐड करने के लिए? गुड गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज, जो हुआ वो ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटिंग है। वो सेक्टर के लिए भी है, पूरा खाली स्टॉक के लिए नहीं है। और ये दिखाता है कि आप 20-25 साल ब्रांड बिल्ड करते हैं और 2-4 दिन में ही अगर आई थिंक सबसे बड़ा शायद ब्रेकडाउन हुआ होगा इंडियन एविएशन सेक्टर का, और गलत टाइम पे हुआ जब प्रेसिडेंट पुतिन थे और फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है आगे, तो टाइमिंग भी बहुत बहुत खराब है। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या रिजल्ट्स आते हैं। थोड़ा अर्ली होगा इस पे कमेंट करना, बट एक सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से 75-80% नॉर्मलसी आ रही है। आई थिंक अगले कुछ दिनों में शायद नॉर्मल होना चाहिए। अब इसका कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, कितनी पेनल्टी पड़ती है, ओवरऑल सेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा और रिफॉर्म्स होंगे इस सेक्टर में, और वो खाली एक एयरलाइन स्पेसिफिक नहीं होंगे। मुझे लगता है ब्रॉडर होंगे, चाहे वो एफटीटीएल रिफॉर्म्स हो, चाहे हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है एविएशन का, फ्यूल ड्यूटी स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है सारा कुछ रीलुक करने की जरूरत है। और ये दिखाता है कि जो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे एविएशन है, टेलीकॉम है, वहाँ पे ड्यूपोली थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो मुझे लगता है ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस भी आएंगे इसके इसेंशियल सेक्टर्स पे, इन टर्म्स ऑफ कि एक प्लेयर जिसका काफी डोमिनेंट मार्केट शेयर हो एसेंशियल सर्विसेज में क्या। तो मेरा वेट एंड वॉच अनुज रहेगा। आई थिंक ऑपरेशनल ऐसा इश्यू इंडिगो से आएगा, ये शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी अपने किसी भी सिनेरियो एनालिसिस में। तो वेट एंड वॉच रहेगा अनुज। आई थिंक थोड़ा जल्दी होगा अभी बोलना कि एक्यूमुलेट करना चाहिए या जो भी एक्शन करना चाहिए इसके ऊपर। वेट एंड वॉच रहेगा बिल्कुल। दूसरा जो डिस्कशन मैं आपसे गुरमीत जी करना चाह रहा था, वो था आईटी को लेकर। क्लियरली पिछले 3-4 दिनों से आईटी में एक अच्छा मोमेंटम है। थोड़ा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड का रेट कट भी आएगा। यहाँ पर आपका क्या व्यू है? और लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप आईटी, कोई प्रेफर्ड आईटी पिक्स आपकी? तो अनुज, ये हमने कई बार चर्चा करी है कि बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और राइट ऑफ नहीं करना चाहिए आईटी सर्विसेज सेक्टर को। मेरा ये मानना है कि फेड रेट का थोड़ा सा एक मुझे लगता है अंडर ओनरशिप भी है। टाइम और प्राइस करेक्शन भी हुआ है स्पेशली लार्ज कैप आईटी में। तो जब एआई एडॉप्शन से शुरू होगा तो मुझे लगता है उसमें, हालांकि अभी थोड़ा समय है, मुझे लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज कम बैक करेगी। हमें लार्ज कैप में एचसीएल टेक अच्छा लगता है अनुज। हम काफी समय से उसमें इन्वेस्टेड हैं, काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अगर आप देखिए उनका सॉफ्टवेयर बिजनेस लगभग 25% प्लस मार्जिन पे है, और अब उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। ईआरडी अच्छा कर रहा है, आईटी तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। H1B टोटल लाइव वीजाज आई थिंक कुछ 3,000 के आसपास है, तो डिपेंडेंसी भी थोड़ी कम है, लेट्स से अगर और डिस्ट्रप्शन होता है। हमें केपीआईटी टेक बहुत समय से पसंद है। मुझे लगता है कि ऑटो में जैसे जैसे ग्रेजुअली रिवाइवल आएगा, और केपीआईटी ने काफी रेजिलियंस दिखाया है, इतना लीडिंग उसके जो लेवल्स हैं उसमें टर्मोइल हुआ, उसके बावजूद भी केपीआईटी ने अच्छा किया है। तो ये एक और हमारा पसंद है, और मेरी निगाह रहेगी परसिस्टेंट पे और कोफोर्स पे। ओके। अच्छा गुरमीत जी, इस वक्त कोफोज, वाकई आपने जो बात बोला, मिड कैप आई थी और परसिस्टेंट कोफोज दोनों ने बहुत अच्छा प्राइस स्ट्रेच दिया। कोफोज क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। कैपिटल मार्केट थीम ने गुरमीत एक बार फिर से तेजी पकड़ ली। बीएसई एट ऑल टाइम हाई, एमसीएक्स थैंक्स टू गोल्ड एंड सिल्वर। अभी कैपिटल मार्केट थीम में कौन सा एक दो स्क्रिप्ट जोड़ी हुई है आप लोगों ने, और क्या और ऐड कर रहे हैं आप? तो हमने वीर जी थोड़ा सा ग्रो पे हमारी थोड़ी निगाह है। मुझे लगता है बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, और अच्छी शानदार लिस्टिंग हुई उसके बाद प्राइस थोड़ा सा 150 के आसपास के लेवल्स पे आया है। ब्रोकिंग बिजनेस को वो थोड़ा सा पिवट कर रहे हैं, और बाकी ओके, ठीक है। आई मीन ग्रो पे आप टिप्पणियां कर रहे थे, अभी मैं आता हूं। थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच था। अच्छा, यस प्लीज गुरमीत, अपनी बात पूरी करिए। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था वीरू जी, सॉरी। तो मैं कह रहा था कि ग्रो हमें अच्छा लग रहा है। अभी आप देखिए जो न्यू सिप रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें 44% न्यू सिप्स ग्रो पे रजिस्टर हुई। बॉन्ड ट्रेडिंग भी शुरू कर रहे हैं, और ब्रोकिंग पे जो डिपेंडेंस है 80-82% बिजनेस का, वो थोड़ा धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी करी है, और अमेजिंग एनालिटिक्स है, और जो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका टेक इन हाउस है।
तो ये हमें अच्छा लगता है, हाई न्यू एज बिज़नेस है, प्रॉफ़िटेबल है और एबिलिटी है पिवट करने की डिफरेंट लाइन्स में। इसके अलावा हमने हमारे पास पोर्टफ़ोलियो में सीडीएसएल है, हमारे पास कैम्प्स है पोर्टफ़ोलियो में, 1-2 म्यूचुअल फंड्स हैं। कुछ और ब्रोकर्स हम देखेंगे अगर थोड़ा मार्केट एक्टिविटी रिस्टोर होती है, वॉल्यूम्स वापस से पिकअप होते हैं तो बहुत सारे ब्रोकिंग नेम्स काफ़ी रीज़नेबल हो गए हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल। तो एक अच्छे लेवल पे शायद वो भी हम ऐड करेंगे। हम ओवरऑल कैपिटल मार्केट थीम को लेके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। कैपिटल मार्केट थीम को लेकर काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा एग्रेशन हमें ऑटो में गुरमीत अशोक लेन में दिखाई दे रहा है। दैट्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। क्या ये जो कैपेक्स में एक उछाल आया है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल, क्या इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स वही है? आप अशोक लेन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त? कमर्शियल व्हीकल स्पेस का डायरेक्ट ओईएम एक्सपोज़र कम है वीरू जी, रीज़न बीइंग कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं इसमें। हालाँकि मंथली अपडेट बहुत अच्छा है, टाटा टाटा का भी मंथली अपडेट बहुत अच्छा था सीवी को लेके। महिंद्रा का अगर आप देखेंगे जो वहाँ पे भी उनका अपडेट अच्छा आया था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से लिंक्ड है बट हम इसको एंसिलरीज़ और वैल्यू चेन के थ्रू ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे प्ले करना। चाहे वो टायर कंपनीज़ हैं, चाहे वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ हैं, पार्ट मेकर्स हैं। तो हमारा फ़ोकस टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स पे ज़्यादा है ओईएम पे भी और ऑटो एंड्स पे भी, क्योंकि यहाँ डिमांड हमें स्ट्रक्चरल लग रही है। आप अगर जीडीपी के आंकड़े देखें, रूरल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा टू व्हीलर साइड पे रुझान बढ़ा है, एमएनएफ हमारे पास पोर्टफ़ोलियो में है। तो हमारा पोर्टफ़ोलियो उनो मिंडा, संधार, लूमेक्स जो एलईडी लाइट बनाता है फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स के लिए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है वर्सेस अगर आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखें। गुरमीत जी, एक स्पेस जहां पर ज़बरदस्त डी रेटिंग हुई है और हमने सीएनबीसी आवाज़ पर एक्चुअली आगाह भी किया था, हालांकि रीज़न कुछ और रहे, लेकिन एलएनटी के नंबर्स के बाद से ईएमएस स्पेस देखिए आप, केन्स ऑलमोस्ट अब पिछले अपने हाई से आधा हो चुका है। और अगर आप देखें आज पीजी इलेक्ट्रोप्लास, हालांकि मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी, उसके बावजूद ये स्टॉक चलने को तैयार नहीं और ये भी स्टॉक अपने हाई से आधे से ज़्यादा गिर चुका है। क्या व्यू है बन रहा है आपका ईएमएस स्पेस पर? क्या ये स्टोरी डन एंड डस्टेड या फिर क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी महंगी है, या फिर मौके ढूंढे यहाँ पर? अनुज ये वैल्यूएशन ज़्यादा है जैसा आपने खुद बोला आई थिंक, क्योंकि कोई भी स्कोप नहीं है। आई थिंक केन्स का इशू डिस्क्लोजर साइड पे ज़्यादा रहा है। मैनेजमेंट ने आके क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की बट इस लेवल पे आप डिस्क्लोजर्स मिस नहीं कर सकते। और अगर आप प्राइस टू परफेक्शन है, जब आप इतने रिचली वैल्यूड हैं, तब तो और भी गुंजाइश नहीं है। और अनुज एक जो हम हमेशा बात करते हैं, एक प्राइस टू इक्विटी के साथ आपको प्राइस टू गवर्नेंस रेशियो मिलता है। जब आप फास्ट ग्रो करते हैं तो आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप सब्सिडियरीज़ की एंट्रीज़ को कैसे डिस्क्लोज़ करते हैं, नहीं करते हैं। होपफुली ये डिस्क्लोज़र इश्यू ही है और ब्रॉडर स्ट्रक्चरल इश्यू नहीं लगता है हमें अभी तक। तो इसलिए हमारे पास केन्स नहीं है पोर्टफोलियो में, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे हमें लगता है ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ईएमएस स्टोरी को लेके मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। हमारे पास डिक्सन है पोर्टफोलियो में, जहाँ थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं टाइम करेक्शन आया है। तो हम और स्पेसेस को देख रहे हैं। इसमें 1-2 और कंपनीज़ हैं जो वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कंप्रेसर भी बना रही है, पुणे नासिक बेस्ड है। डिक्सन हमारे पास है ही है। हम केन्स, पीजी इलेक्ट्रोपास, हम ये वाली स्पेस को हम थोड़ा-सा अनुज टू बी ऑनेस्ट मिस कर गए थे जब ये स्पेस बहुत अच्छा कर रहा था। तो अगर एक रीज़नेबल प्राइस करेक्शन आता है तो हम इसमें और ऐड करेंगे। और अब देखिए जो जीडीपी के आंकड़े आए, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ा हब बन के आ रहा है और अगर ट्रेड डील होती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो एक जो थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी का क्लाउड है वो भी हटेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बी टू सी और बी टू बी प्ले में ईएमएस के। तो डिक्सन बी टू सी प्ले है। केन्स, पीजी इलेक्ट्रोपास थोड़ा-सा बी टू सी प्ले है। तो आपको वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पोर्टफोलियो में। थोड़ा-सा वर्किंग कैपिटल पे और कैश फ्लोज़ पे निगाह करिए, क्योंकि यहाँ पे एक क्वार्टर डिसरप्शन से ये चीज़ें आपके रिटर्न रेशियो को बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। फर्दर करेक्शन आएगा तो डेफिनिटली अनुज इसको ऐड करेंगे पोर्टफोलियो में। अच्छा, मीनवाइल निफ्टी ने हल्का सा पुल बैक लिया है और मैं आपको एक क्रॉस कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। निफ्टी सिंक हुआ टुवर्ड्स टेलो, निफ्टी बैंक सिंक हुआ, बट उसी वक्त एचडीएफसी बैंक, उसी वक्त आईसीआईसीआई बैंक, उसी वक्त रिलायंस, ये तीन स्टॉक फ्यूचर्स डी हाई पर थे। दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्रॉस कॉम्बिनेशन। अच्छा गुरमीत, मैं एक चीज़ देख रहा था, अब दिल्ली एनसीआर के मार्केट को आप और मैं बहुत बारीकी से देखते हैं, रियल एस्टेट को भी कहीं कहीं तो फ्लैट बुकिंग पे आईफोन 17 मिल रहा है। और आप देखिए डीएलएफ जो है वो CY25 के सेकंड हाफ के लोवेस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। रियल एस्टेट में
क्योंकि बैंक जो है वो सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में है। आपका जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, खैर वो तो अब रही नहीं है। आई मीन लो कॉस्ट हाउसिंग को डिफाइन क्या करूँ मैं नोएडा में, वहाँ पे वॉल्यूम्स गिर रहे हैं। क्या आप रियल स्टेट को लेकर थोड़ा चिंतित हैं? आपने अपना एक्सपोजर क्या किया है इस स्पेस में? हमारे पास क्योंकि डेवलपर तो कोई भी नहीं है पोर्टफोलियो में, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि प्राइस वाइज शायद आपको एक लंबा टाइम करेक्शन देखने को मिले। जनरलाइज नहीं करूंगा क्योंकि ज्योग्राफी वाइज वैरी करता है, मैं एनसीआर की बात करूंगा। प्राइसेस बहुत ज्यादा है नोएडा में। प्राइसेस जो लॉन्च हो रहा है वो 30,000 रुपीज स्क्वायर फीट हो रहा है, जिसकी डिलीवरी शायद 2029-30 में है। आप गुड़गांव में देखेंगे प्राइसेस बहुत हाई हैं, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड है, एक्सटेंशन रोड है। तो मुझे लगता नहीं इस लेवल पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे। वो लग्जरी अच्छा कर रहा था क्योंकि एंड कंज्यूमर कम था, इन्वेस्टर्स ज्यादा था। मेरा ये मानना है इनफैक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट थोड़ा बेटर कर सकता है। ब्याज दरों में कटौती हो रही है, होम लोन के रेट अब 7-7.5% की रेंज में है, और एक अफोर्डेबल मिड सेगमेंट में अब रिवाइवल हो सकता है। तो हम उसको अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के थ्रू प्ले कर रहे हैं। होम फर्स्ट आप देखिए शायद पिछले 6-7 साल में पहली बार आपको 4 के नीचे मिलेगा प्राइस टू बुक पे। बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं। बहुत अच्छे जो कुछ पीएसयू नेम्स हैं वो बिलो बुक है या बुक नहीं है, चाहे पीएनबी हाउसिंग है, इवन आधार हाउसिंग अच्छा लग रहा है। तो ये डिफिकल्ट बिजनेस है। ये इसमें इसके जो क्रेडिट मैट्रिक्स हैं, कलेक्शन मैकेनिज्म है, जो आपकी अंडरराइटिंग है, इसमें आपको इंटीरियर्स में नेटवर्क बनाना पड़ता है। और वो एक बार जब बन जाता है तो बनाना मुश्किल है, वो बन जाता है फिर उसका आप एडवांटेज लेते हैं। तो डिफिकल्ट बिजनेस है। तो हमारा इस पे व्यू अच्छा है। और इसके अलावा हमारे पास मुथूट है जो कि गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज है, और कंजम्पशन प्लेज है मार्केट। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।